आज के इस वीडियो में हम लोग जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखे गए निबंध वो सदा नीरा शीर्षक पाठ से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बनाने और फिर उसे समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस पाठ से संबंधित 2 अन्य वीडियो जो मैंने इसके पहले दिया था, उम्मीद है उसे आपने ज़रूर देखा होगा, और यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उन दोनों ही वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप उसे आसानी से देख सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए समय गवाए बिना आगे चले और देखें इस पाठ से जो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है उसमें हम लोग देखते हैं कि वो सदा नीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की किस रचना से संबंधित है। तो इसके विकल्पों पर गौर करें तो देखते हैं कि इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ए भोर का तारा, बी वीर अभिमन्यु, सी बोलते क्षण, डी कोणार्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी विकल्प सी बोलते क्षण। मतलब ये है कि वो सदा नीरा निबंध जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है वो बोलते क्षण से उद्धृत है। क्लियर है। आगे जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत आता है वो सदा नीरा शीर्षक पाठ। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, निबंध, कहानी, कविता या फिर नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए निबंध, यानी वो सदा नीरा शीर्षक पाठ एक निबंध है। क्लियर है। आगे तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। कौन सा नाटक है। नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से एक विकल्प सही है वो, और कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताने हैं। इसके लिए 4 विकल्प है। ए दीपक, बी आधे अधूरे, सी कोणार्क, डी ओ मेरे मन। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी कोणार्क। यानी नीचे जितने भी विकल्प दिए गए उसमें से सी विकल्प जो है वो इसका सही जवाब है कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन सा नाटक है जो रचित है वो होगा कोणार्क। क्लियर है। आगे चौथे नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है वो मेरे सपने क्या हैं। वो मेरे सपने क्या हैं। ये उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या फिर ये नाटक है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी नाटक। वो मेरे सपने यह एक तरह का नाटक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाटक। क्लियर है। अब जो अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, कदलीवन, आम्रवन, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या फिर अपना भवन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आम्रवन। आम्रपाली यानी जिसको अम्बपाली भी कहते हैं उसने तथागत को आम्रवन सौंपा था। क्लियर है। आगे 5वें नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। वो निबंधकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे या फिर वो उपन्यासकार थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी नाटककार, यानी जगदीश चंद्र माथुर मूल रूप से एक नाटककार थे। क्लियर है। आगे जो 7वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है पंडई नदी कहाँ तक जाती है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं, भिगनाथोड़ी, बगहा, रामनगर, भितिहरवा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए भिगनाथोड़ी, यानी पंडई नदी भिगनाथोड़ी तक जाती है। क्लियर है। आगे जो एक सवाल लिया गया उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी चंपारण में कब आए। वो चंपारण जब आए थे वो कौन सा साल था ये आपको बताना है। इसके लिए 4 विकल्प है, अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, 20 जून 1917 में या फिर अप्रैल 1917 में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। क्लियर है। आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन हैं।
अर्थात 10 तस्वीरें जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर है। आगे सवाल है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर वो सदा नीरा शीर्षक पाठ लिखी गई है, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 विकल्प हैं, सारण, तिरहुत, मिथिला या फिर चंपारण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, चंपारण। मतलब ये कि चंपारण की संस्कृति पर वो सदा नीरा शीर्षक यह पाठ लिखी गई है। क्लियर है। आगे जो एक सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम की स्थापना की थी, संख्या बताना आपको। उन्होंने कितने आश्रम की स्थापना की थी उसका संख्या आपको बताना है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं, 2, 3, 4 या फिर 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 3। अर्थात गांधी जी ने चंपारण में 3 आश्रम की स्थापना की थी। क्लियर है। चलिए आगे जो 12वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे। वो गांव का मुखिया थे, वो शिक्षक थे, चिकित्सक थे या फिर राजनीतिक नेता थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षक थे। यानी पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। क्लियर है। आगे जो 13वें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, माथुर की जगह माथर हो गया, उसको आप सही कर लेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। इसके लिए 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को या 20 सितंबर 1917 को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। क्लियर है। आगे है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। मतलब ये है कि वैशाली महोत्सव की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले, ये आपको बताने हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, सच्चिदानंद सिन्हा, जगदीश चंद्र माथुर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर। यानी जगदीश चंद्र माथुर सबसे पहले वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। अर्थात सबसे पहले वैशाली महोत्सव की शुरुआत जगदीश चंद्र माथुर ने करवाई थी। क्लियर है। आगे है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण में जो बाढ़ आते हैं उसके मुख्य कारण क्या है ये आपको बताने हैं। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए, जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जंगलों का कटना ही चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण है। क्लियर है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी। तो कौन सी उपाधि थी, विद्या प्रदक्षिणा, विद्या वारधि, विद्या कामनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्या वारधि। ये उपाधि माथुर जी को मिली थी। क्लियर है। आगे है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। मेरी बांसुरी, बंदी, रेशमी टाई या फिर कोणार्क, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो इनकी नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन सी, रेशमी टाई। ये माथुर जी की रचना नहीं है। क्लियर है। आगे है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, किस जगह उनको बैठाया था। एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में या फिर एक महुए के पेड़ के नीचे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दी थी। क्लियर है। आगे कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। मध्य प्रदेश के, बिहार के, आंध्र प्रदेश के या फिर उत्तर प्रदेश के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार के। माथुर जी बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। क्लियर है। आगे कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। कौन सी रचना, नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से कौन सी रचना उनकी है। सिपाही की माँ, जूठन, सदानीरा, तिरीछ। तो यहाँ देखते हैं कि सिपाही की माँ, जूठन और तिरीछ जो है ये इनकी रचना नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना नहीं है। तो इस प्रकार देखते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही विकल्प होगा, सही जवाब होगा वो सदानीरा। क्लियर है।
आगे तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। ईख की खेती से है, तंबाकू से है, मसाले की खेती से, या फिर नील की खेती से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नील की खेती से, अर्थात नील से तिनकठिया प्रथा का संबंध है। क्लियर है। आगे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है, अर्थात क्या था उनका मतलब, उनका अभिप्राय क्या था, शिक्षा शब्द से उनका क्या अभिप्राय था। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। बौद्धिक विकास, सिर्फ चारित्रिक विकास, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास दोनों ही, या फिर नैतिक विकास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास से उनका मतलब था। मतलब ये कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक और उसके चारित्रिक विकास होता था। क्लियर है। आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, किसने किया था। एक सवाल इससे ऐसा ही एक सवाल मैंने पहले देखा था हम लोगों ने। तो उसमें उसके लिए भी 4 विकल्प हैं, अज्ञेय, जगदीश चंद्र माथुर, श्री कृष्ण सिंह, या फिर अशोक वाजपेयी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव की शुरुआत की थी, अर्थात इन्होंने ही उसका बीजारोपण किया था। क्लियर है। आगे कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, अर्थात किस चीज़ की खेती पर उन्होंने जोर दिया था। वो दलहन की खेती पर, नील की खेती पर, गेहूं या फिर तिलहन की खेती पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नील की खेती पर, कि अंग्रेज़ ठेकेदारों ने नील की खेती पर अधिक जोर दिया था, अर्थात इसको वो विस्तार दिए थे। क्लियर है। आगे कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, या फिर 500 वर्ष पहले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। क्लियर है। आगे कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था, 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 18वीं शताब्दी के अंत में। मतलब ये कि 18वीं शताब्दी के अंत में धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में उन्हें चंपारण लाया गया था। क्लियर है। अब है कि वो सदा नीरा किसको निमित्त मानकर लिखा गया है, किस नदी को उसने अपना निमित्त माना है लेखक ने, और उसको निमित्त मान के उसने इस पाठ की रचना की है। गंगा नदी, गंडक नदी, यमुना नदी, या फिर महानदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। यानी गंडक नदी को निमित्त मानकर लेखक ने वो सदा नीरा शीर्षक पाठ की रचना की थी। क्लियर है। आगे है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक किस वंश का शासन था। मौर्य वंश का शासन था, यहाँ चालुक्य वंश का शासन था, गुप्त वंश का शासन था, या फिर कर्नाट वंश का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाट वंश। क्या होगा, कर्नाट वंश। यानी 12वीं सदी के लगभग 300 वर्षों तक कर्नाट वंश का शासन यहाँ था। क्लियर है। आगे एक सवाल है कि क्रीमियाई प्रक्रिया क्या है। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं, सोने को लोहे में बदलना, पारे को सोने में बदलना, पारे को चांदी में बदलना, या फिर लोहा को चांदी में बदलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारे को सोने में बदलना। ठीक है। क्रीमियाई प्रक्रिया में पारे को ही सोना में बदला जाता है। क्लियर है। चलिए आगे है कि चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। वो रांची से आए थे, जमशेदपुर से आए थे, छोटा नागपुर से आए थे, या फिर आंध्र प्रदेश से आए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर। यानी वर्तमान अभी का जो झारखंड है उसके छोटा नागपुर के क्षेत्रों से चंपारण में ये धांगर जाति लाए गए थे। क्लियर है। आगे है कि बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है। वो निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, या फिर वो आलोचना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निबंध। यानी बोलते क्षण एक निबंध है या निबंधों का एक संग्रह है। क्लियर है। आगे है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी। वो कौन थे जिससे पुंडलिक जी ने निर्भीकता के भाव को सीखा था, गोखले जी से, गांधी जी से, कृपालिनी जी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, गांधी जी से। क्लियर है। आगे होगा कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, कब, ये आपको बताने हैं। 1225 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, या फिर 1350 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। क्लियर है।
आगे, कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, हरे कृष्ण प्रेमी या मैथिली शरण गुप्त? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। यानी जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क के नाटककार हैं। क्लियर है? आगे, कि बराज कहाँ बन रहा था? किस जगह बराज का निर्माण कराया जा रहा था? बेलगांव में, भीतिहरवा में, अमोलवा में या फिर भैंसालोटन में? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भैंसालोटन। क्लियर है? आगे, कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का या फिर बाबर का? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक का। क्लियर है? आगे, थारू शब्द किस शब्द से विकसित है? यार अर्थात थारू जो शब्द है वो किस शब्द से विकसित हुआ है ये आपको बताना है। थल, थार, स्थल या फिर स्थान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थार। यानी थार शब्द से थारू शब्द का विकास हुआ है। क्लियर है? आगे, कि वो सदा नीरा के लेखक हैं कौन हैं ये आपको बताने हैं। जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर है? आगे, कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, आयावर याद रहेगा या फिर भोर का तारा? इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो माथुर जी की यानी जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन सी, आयावर रहेगा याद। ये जो रचना है ये अज्ञे की रचना है। बाकी ये 3 रचना ये जगदीश चंद्र माथुर की है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, या आयावर याद रहेगा, ये इसका सही जवाब है। क्लियर है?